लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किए थे और गुलाम वंश पढ़ रहे थे। और गुलाम वंश का जो समापन हुआ था, आप लोगों को बताया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1806 में हुआ था, सॉरी 1206 में, और 1206 की 84 साल बाद, यानी 84 ईयर्स ईयर गुलाम वंश का रहा अधिपत। और 84 साल पूरा होने के बाद 1290 में गयासुद्दीन सॉरी गयासुद्दीन बोल रहे हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आज हम लोग नए वंश के बारे में जानेंगे कि खिलजी वंश क्या है और खिलजी वंश के कौन कौन राजा कौन कौन से अधिपत्य को हासिल किया। उससे पहले गुलाम वंश के बारे में रिवीजन के तौर पर आप लोग देखना चाहें तो गुलाम वंश का हमको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अगर समझना चाहें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ज़्यादा देखना है, उसके बाद इल्तुतमिश को थोड़ा देखना है, उसके बाद रजिया सुल्तान से एक आध दो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। उसके बाद बहुत कम राजा लोग जो है वो अधिपत्य किया या उनका कुछ इस तरह का कार्यकाल नहीं रहा जिसको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन पढ़ाई के टर्म में है, एग्जाम में कुछ भी पूछ देता है तो टीचर लोग को तो जानते ही हो, एक बात बोलने में बहुत आसान काम है। एक पेशेवर टीचर का बोलना, मतलब चूंकि हम विद्यार्थी हैं तो हम तो समझते हैं, लेकिन अगर पेशेवर टीचर हैं तो उन लोग का बोलना बहुत आसान काम है। सब तो नोट्स में से ही आया था, ठीक है ना। मतलब जैसे ये बात बोलना बहुत आसान होता है सबके लिए कि हमने जो दिया वो सब कुछ, ये चीज़ है, लेकिन कहाँ क्या करना है वो आप लोग खुद समझदार, इसको थोड़ा देखेंगे। खिलजी वंश का स्थापना जो है वो जलालुद्दीन खिलजी था, जिनका शासनकाल 1290 से लेकर के 1296, मतलब मात्र 6 वर्ष का इनका शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत काल में भारत पर शासन करने वाला पहला भारतीय मुस्लिम वंश खिलजी वंश था और पहला भारतीय मुस्लिम शासक जलालुद्दीन खिलजी थे। आपको ये बात हमेशा समझना चाहिए था कि मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में जो आया उसमें अरब आया। कौन आया? अरबों के द्वारा। और उस अरबियों का गुलाम जो था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बात समझ रहे हो? और फिर वो गुलाम के रूप में चलता चला आया, उसने अपना संस्थापना किया। लेकिन इसको देख करके, ठीक है ना, इसको, इस वंश को खत्म करके, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला भारतीय मुस्लिम वंश है ये खिलजी वंश। ठीक है, इससे पहले जितने सारे मुस्लिम लोग जो हुए शासन कर रहे थे वो कहाँ था? विदेशी था। लेकिन भारत की ऐसी पहला ऐसा वंश जो क्या किया? शासन किया। पहला मुस्लिम शासक के रूप में जलालुद्दीन खिलजी था। अब जलालुद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियान शुरू किया। सैन्य अभियान क्या होता है बच्चों? समझो, किसी भी चीज को जीतने के लिए सेना की आवश्यकता होती है। ये समझ में आती है बात? सेना की आवश्यकता मतलब जैसे अभी आप लेख अभ्यास कर रहे हैं, समझ रहे हो? बच्चे सब लोग अपसेंट इसलिए है कि सुबह में बैच क्लोज था, नानी का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया था, तो हम नानी से मिलने चले गए थे, तो सबको लगा हो कि अभी ठीक, हाँ वही है। इन्फॉर्मेशन जिस तरह का नहीं रहता, ग्रुप में नहीं डाले थे, इसीलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं आ गया सब लोग। तो सैन्य अभ्यास कहने का मतलब क्या कि सेना जो है वो लड़ाई के लिए तैयार रहता है। जैसे देखते नहीं हो ये जो छोटा छोटा बटालियन सब है, छोटा बटालियन मतलब जैसे बिहार पुलिस लोग जो होता है, वो लोग को बहुत इक्का दुक्का मौका मिलता है गोली फायर करने का। तो कभी कल ऐसा होता है कि कभी न्यूज व्यूज में देखते हो गए, फायर करने का मौका तो सिचुएशन के अनुसार मिलता है। अब कह सकते हैं कि अब जिसका, मान लो कि बिहार पुलिस का जो एरिया है दंगा, जैसे मान लो ये एरिया है और यहाँ दिन रात खाली गोली बारी हो तो ऑटोमेटिक, ठीक है ना, फायरिंग होगा। अब यहाँ कोई दंगे इस तरह का कोई काम ही नहीं है। जो कुछ दिन पहले पटना में 2-4 दिन पहले पटना में एक 2-4 गुंडा जो है घर में चला गया था, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, तो वहाँ तो फायरिंग होगा, जवाबी कार्रवाई। अब होगा ही नहीं तो अब किसको मौका मिलेगा? एसएसबी को ज़्यादा मौका मिल सकता है, एसएसबी को ज़्यादा मौका मिल सकता है, आर्मी के लोगों को ज़्यादा फायरिंग करने का मौका मिलेगा। अब मान लो इंडिया पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो फायरिंग करने बिहार पुलिस थोड़े जाएगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कहाँ है।
अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्टेट पुलिस को कम मिलता है, बॉर्डर सिक्योरिटी लोग को ज़्यादा मिलता है। बॉर्डर के एरिया में जो लोग हैं उनको ज़्यादा मिलेगा अगर मौका मिला तब। लेकिन अभी तो हम लोग के होश में कोई युद्ध नहीं हुआ है, तुम लोग के होश में, मेरे होश में तो हुआ है। इंडिया पाकिस्तान की युद्ध हुई थी, कारगिल जिसको कहते हैं। तो उस टाइम तो चल रहा था धुआंधार, एकदम टैंकर लगा लगा के उड़ाने वाली बात, ठीक है। और पहले उतना डेवलप टीवी भी नहीं था, तब ब्लैक एंड व्हाइट में सब ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। और सुनने को मिलता था एकदम बड़ा बड़ा टैंक चल रहा है, रेडियो पर सिर्फ आवाज बताता था तो लोगों के मन में। अभी तो तरह तरह के रील्स बनता, न जाने क्या क्या होता। और हमको लगता है कि अब भारत का परिवेश पहले से ज्यादा बदल चुका है। अगर एक बड़ा हवन किया जाए तो लाखों लाख युवा क्या होगा, पैदल चल देगा, निकल देगा, बोले चलो जो होगा सो होगा। भले ही यूएनओ को हम पर एक्शन लेना पड़े, लेकिन पहले हम लोग एक्शन ले लेते हैं पूरी दुनिया से टकराने के लिए। वही बात। तो सैन्य अभ्यास में क्या करता है, सेना लोग जो है बंदूक चलाने का सीखता है। उस जमाने में बंदूक तो होता नहीं था, तो तलवार है, भाला है, ये सब चीज जो है चलाने का सीखता था, ठीक है, ताकि युद्ध को आसानी से जीता जाए। सैन्य अभ्यास दो तरह का माना गया है। एक कहता है एक ऐसे सैन्य अभ्यास जिसका नेतृत्व स्वयं जलालुद्दीन खिलजी ने किया, और ऐसे सैन्य अभ्यास जिसका नेतृत्व जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि हम अभी यहाँ हैं, तो एक ऐसा बैच जिस बैच को हम खुद पढ़ा रहे हैं, और एक ऐसा बैच जो मेरे टाइम में, हम पढ़ाते टाइम में मेरा कोई एक स्टाफ पढ़ा रहा है। दोनों में तो अंतर है ना। जैसे मान लो कि मेरा फेस देख करके कोई आदमी एडमिशन ले लिया कोचिंग में, और अंदर कोई दूसरा ही पढ़ा रहा है, तो जब हमको खोजेगा वो, किसी दूसरे को नहीं खोजेगा। बोले सर कहाँ है, बोले पढ़ाई तो मिल ही रहा है। अब जैसे बड़े बड़े जितने सारे मेंटर्स लोग हैं, जैसे केजीएस हो गया, या आजकल अलग पांडे, पीडब्ल्यू, ठीक है ना, तो उनका फेस देख करके कोई आदमी लेता है ना एडमिशन। लेकिन वो लोग होते थोड़े। दृष्टि में ही ले लो विकास दिव्यकीर्ति सर का, तो दिव्यकीर्ति सर क्लास कहाँ लेते? तो वो जो तुम लोग देखते हो वीडियोस वगैरह आता है, वो जैसे हम कभी कल कैसे पढ़ा रहे हैं तुमको, कोई एक टॉपिक लिए उस पर लेक्चर्स आ गया, ठीक है ना, माइंड वॉश के लिए कभी फ्री है तो हो गया, वरना कहाँ होता है, ठीक है। तो ये सब कहने की बात है। जो बार बार बोलते हैं कि रील इज नॉट रियल, बट रील इज कॉज ऑफ, क्या बोल सकते हैं उसको, डिप्रेशन। बीपी बढ़ा देगा बहुत ज्यादा। आजकल तुमको नहीं लग रहा है कि तुम सर्वे करा लो, 100 में से 80 बच्चे का ख्वाब पीसीएस की तरफ है, बट 100 बच्चे में से 8 भी बच्चा सेंसर ना है, सीरियस ना है, उसको पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, करना क्या चाहिए। और अगर तुम सही दिशा में पढ़ाने की कोशिश करोगे तो कथी टाइम पास करते रहता है, उससे कुछ उसको ना समझ है कि पढ़ना क्या है, कितना डीप में जाना है, कितना वक्त लगेगा। उसको तो समझ में आता है 11-12 वाला बात, आज की है कल कहानी खत्म हो जाना चाहिए। इस बात में ज़्यादा नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा परिस्थिति किस तरह का है, तुम क्या करना चाहते हो, किस तरह का माइंड ओवर किए हो, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो तो बीच में मौका मिला खूब सीरियस, जैसे मान लो अभी ग्रुप डी का है, तो जो बच्चा पीसीएस का दे रहा है वैकेंट, वो बच्चा ग्रुप डी के बारे में सोच रहा है। कोई कोई लड़का होता है जैसे कि मन कर जाता है उसको कि एग्जाम थोड़ा देते हैं, ठीक है ना, कि दे देते, नहीं अभी नहीं डाले हम कैसा कुछ, ठीक है। वो दिन गए थे, फिर बोले कि नहीं आए, नहीं मन भी नहीं है इसे, मतलब होता नहीं कि हाँ चलो। एग्जाम देने से क्या होता है, एग्जाम देने से पैटर्न, यकीनन मानो कि ये गारंटी, कभी घमंड मत करो कि तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, इतनी स्थिति नहीं खराब है कि, लेकिन अगर हो भी जाएगा तो क्या फायदा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। कि जो इधर है जो उधर है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखो इस सेक्टर में तुम काम कर रहे हो, यहाँ संघर्ष चुनौती है। ज्यादा टेंशन क्यों होने लगता है कि जब तुम्हारा लगाव किसी लोगों से ज्यादा बढ़ रहा है, तब पारिवारिक फैमिलियर हो जा रहे हो, तो तुम्हारा
अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, मतलब नौकरी वोकरी छोड़ करके इस पेशा में आया। जिस चीज के लिए आदमी बेचैन है आईएएस पीसीएस प्राप्त करने के लिए, वो तो उसका रिजाइनेशन दे करके, जैसे तनु जैन का नाम सुने होंगे, वो लोग यूपीएससी क्लियर किया हुआ लोग है और छोड़ दिया, क्या जरूरत है। तो वही ना, फेमस होने के लिए नहीं, उनको नजर आ रहा है कि ये हमारा अचीवमेंट नहीं है, बात समझ में आया? और लेबल ये आज के समय में ये ऐसा चीज है जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं, अगर आप में क्वालिटी है और लगातार कंटिन्यूअस है तो कब रातों रात ये हो जाए चेंजिंग, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। हाँ, एक तरह का इनकरेज होता है, जैसे अभी तुम लोग को हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से अगर पूरा खचाखच बैच भरा रहता, वो एनर्जी और ये एनर्जी में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन फिर भी एक मेंटली जो लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस आधार पे चलो भाई ठीक है, एक स्ट्रेंथ लेवल बना के कर रहे हैं तो पढ़ना है पढ़ाना है, यही सब बात है और ज़्यादा नहीं कुछ सोचना है। तो सैन्य अभ्यास में हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे थे। सैन्य अभ्यास दो तरह का चल रहा था, एक सेना का जो अभ्यास को देखने का या उसका मेंटेन करने का किसके पास था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने खुद उसका नेतृत्व किया था, और एक ऐसा जो जलालुद्दीन खिलजी के 1290 से 1296 के टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में वाले सैन्य अभ्यास के बारे में कहा जाता है, क्या क्या हुआ थोड़ा इनको देख लेते हैं। 1290 ईस्वी में रणथंबोर का अभियान। रणथंबोर में क्या हुआ था, पूर्णतः सफलता नहीं रहा क्योंकि जलालुद्दीन ने जैन के किला पर अपना अधिकार कर लिया था। 1290 में मंदावर का अभियान चला। यह अभियान की सफलता दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वह सैन्य अभ्यास के साथ साथ सैन्य अभियान लेकर के चला, सेनाओं का एक बड़ा सा, ठीक है, हुंकार लेकर के चला, जिसमें पहली बार 1290 में किस अभियान के तहत, रणथंबोर का अभियान किया। रणथंबोर के अभियान में पूर्णतः सफलता नहीं मिला, लेकिन जैन का जो उसका जो छोटा पार्ट जो किला है उस पर उसको क्या मिल गया, अधिकार हुआ। 1292 में मंदावर पर अभियान किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिला, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी पर नेतृत्व वाले सैन्य अभियान, चूंकि देखो हम राजा हैं, मान लो कि हम इस संस्थान के डायरेक्टर हैं, मेरा फेस देकर एडमिशन लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बहुत तिस्मार खान टीचर हैं। हमारे कांटेक्ट में बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, और उनको अगर लाया जाए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग होंगे ना, वेल मैच्योर्ड लोग होंगे जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, अगर वो आके पढ़ाते हैं, मेरे फेस को देखते हो तो यकीनन बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्वालिटी उनकी बहुत ज़्यादा मेंटेन होगी, समझ रहे हो ना। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय कौन, अलाउद्दीन खिलजी जो किया वो ज़्यादा फेमस रहा। 1292 मालवा पर अभियान के इस अभियान में दौरान भिलसा का किला पर अधिकार कर लिया। 1296 में देवगिरी की पहाड़ी पर, है ना, यह अभियान तुर्किया मुस्लिम शासकों के द्वारा दक्षिण भारत पर किया गया पहला अभियान था, और देवगिरी के तत्कालिक राजा रामचंद्र देव को पराजित हुए, उसने दिल्ली सल्तनत को राजस्व देना स्वीकार किया। इस अभियान से अलाउद्दीन को बहुत धनराशि प्राप्त हुई। जलालुद्दीन खिलजी के काल में कड़मा मानिकपुर में मल्लिक छज्जू के विद्रोह कर दिया था, जिसे दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजा अली गुरसप अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, और इसके द्वारा मल्लिक छज्जू के विद्रोह को दबा दिया गया। और इससे खुश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को करमानिकपुर का सूबेदार बना दिया। साथ ही जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलखोरी को बनाया। ये ध्यान में समझना ये है कि जैसे आपको याद होगा जब विद्रोह होता था तो उसको दबाने के लिए किसी आदमी को भेजते, जैसे तुम लोग मेरे प्रति क्या कर रहे हो, मेरे अनुपस्थिति में कुछ बातें कर रहे हो कि नहीं सर ऐसे वैसे, 500 बात, तो हमको थोड़ा मोड़ा पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रोहित को सिखा देंगे
रोहित थोड़ा जाना, गौर माटी लगा देना, अरे तुम क्या समझते हो सर को बहुत प्रॉब्लम है ये वो, तो तुम लोग को रियलिटी पता चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गौर माटी लग जाएगा। विद्रोह दबाना मतलब समझ रहे हो ना, जो विद्रोह पनप रहा है उसको किसी व्यक्ति के द्वारा, अब वो बलपूर्वक करे, शांत रहता है कि नहीं कि निकाले, तो वो बलपूर्वक भी कर सकता है और प्रेम से भी कर सकता है। तो विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया, जो जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, भतीजा था। वहां गया और जाने के बाद क्या सबसे पहले सुनने को मिला कि रामचंद्र ने इनका क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी जो पहला अभियान जो 1296 देवगिरी पर किया, तो वहां के राजा जो रामचंद्र थे, ठीक है ना, रामचंद्र देव, वो पराजित हो गए और दिल्ली सल्तनत को वो कर देना आरंभ किया, मान लिया कि हम आपको टैक्स देंगे। उससे उसको बहुत ज़्यादा पैसा होने लगा। उसके अलावा दक्षिण भारत में कड़ामानिकपुर जो इलाका है जिसमें मालिक छजू ने विद्रोह कर दिया था, इसको दबाने के लिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी गए और ये विद्रोह को दबा दिया, जिससे उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, खुशी हुआ। और खुशी होने के कारण जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनाया, सूबेदार बना दिया और अपनी राजधानी का किला ख्योरी को बनाया। जलालुद्दीन खिलजी का अंत भी होता है। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और बाद में बना उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की निर्मम हत्या कर दी और गद्दी पर अधिकार कर लिया। समझ रहे हो, मुस्लिम लोगों में होता है, ठीक है ना, चाचा दामाद बन सकता है, अरे दामाद नहीं ससुर, एक माँ का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो काम समझ रहे हो। तुम इस सिस्टम को कैसे देखते हो, इस प्रक्रिया को तुम किस तरीके से देखते हो कि चाचा पॉसिबल है ससुर बनने योग्य, कुछ हद तक मामा भांजी के बारे में। दक्षिण भारत का छोड़िए ना, हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का अंत हुआ, वो ससुर बाद में पहले चाचा था। और हम बार बार कह रहे हैं कि जिसको सत्ता का पकड़ हो जाएगा, जो सत्ता को बहुत करीबी से देख लेगा, वो तुमको बख्शेगा नहीं, ठीक है ना। और अभी तक जितना इतिहास पढ़ रहे हो सब में देख रहे हो, सत्ता के लिए सबका हत्या हुआ है, बाप मार दिया है बेटा को, बेटा मार दिया है बाप को, हाँ, भाई को मारा है, ही ना हो रहा है। वो तो आज भी चल रहा है संपत्ति के लिए। अब तो गाड़िए गलौज होकर रह जाता है, हमारे पीठ होता है, पहले तो निर्मम हत्या होता था, तो पहले से तो कम हुआ है ना, ठीक है ना। अब लोग बहुत ज़्यादा संतोषी टाइप के होते गया है, बहुत दर्दनाक मौत नहीं देता है, सीधे गोली मार दिया। पहले बहुत तरपाता था, 1 महीना 2 महीने लड़ाई चलता था, फिर बांस वाला, फिर माथा फराया, फिर टाँका लगा। अब टाइम उतना नया देता है, पहले बहुत प्रोसीजर, अंत में ये सब होता था, अब एकदम थोड़ा सा लफड़ा हुआ, गोली मार दिया, बात खत्म। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था, बाद में जाके दामाद बना। 1296 में वो गद्दी क्या किया पर बैठ गया और अपना क्या किया, ठीक है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान से सुनो, उससे पहले कुछ बातें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन के खिलजी के राज्याभिषेक में, है ना, राज्याभिषेक पर बर्नी का कथन है, शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। स्टेटमेंट सुनते हो, ये बर्नी ने कहा था, ये लाइन बार बार बोलता है, ठीक है, कि यह स्टेटमेंट लिख देगा, बोलेगा किसके द्वारा दिया गया है और किसके लिए फरमाया गया है। तो अलाउद्दीन के राज्याभिषेक मतलब जब अलाउद्दीन अपना राजा बनने का घोषित किया 1296 में, जब वो गद्दी लिया, अपने चाचा को मारा, ससुर जी को मारा, ठीक है ना, तब बर्नी कहते हैं, क्या कहते हैं कि शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। मतलब जलालुद्दीन खिलजी का जो सर काटा गया था, उससे जो खून टपक ही रहा था, उससे पहले शाही चंदोबा मतलब जो मुकुट होता है, वो अलाउद्दीन खिलजी के सर पर क्या रख दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट एक नया शहर मुगलपुरा को बसाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली का प्रथम शासक था जो हिंदू के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया था। मतलब
हिंदू को तवज्जो देना शुरू किया। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक का काम तो तुम लोग देख ही रह चुके हो, इल्तुतमिश का स्थिति देख ही चुके हो। लेकिन ये ऐसा है पहला दिल्ली सल्तनत का राजा था जो हिंदुओं के प्रति क्या कर रहा था, उदार की भावना रख रहा था। आई मीन हिंदुओं को प्रोत्साहित कर रहा था, हिंदुओं को प्रोत्साहित कर रहा था। जलालुद्दीन खिलजी के समय ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के तले क्या किया, ठीक है ना, देख रहे हो, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, लिखता। वो भी तो किसी के साथ बहुत ज्यादा, कितना निर्मम हत्या होता होगा, ठीक है ना, कि हाथी के पैर से किसी को कुचलवाया जा रहा है, कलेजा पर चढ़ चढ़ के हाथी चिहार रहा होगा, मार रहा होगा धपाधप, खून बगोड़ के मारा होगा, फिल्म विल्म तो देखते होगे। यहाँ पे क्या लिखता है, अब मच्छर परेशान करेगा क्योंकि मौसम गर्मी हुआ ना, अब छिपकिली के अंदर, मकड़ी के अंदर, तिलचट्टा के अंदर, ठीक है ना, मच्छर के अंदर एक तरह का विशेष एनर्जी पाया जाएगा, गर्मी में भनभना भनभना के निकलेगा। हालांकि फरवरी में इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं रहना चाहिए था। अब एक ही टाइम में एक आदमी जैकेट पहना हुआ है, ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, वो हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना देते हैं हम, मतलब वार्तालाप कर रहे हैं। वन टाइम में एक आदमी जैकेट पहना हुआ है, एक आदमी हाफ टी शर्ट पहना हुआ है, दोनों आदमी का आए, ठीक है ना, मतलब दोनों आदमी का स्थिति देख के वार्तालाप कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके में जी रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कहता है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। तो फकीर को हाथी पैरों कुचवाया था तो इसका भी सर कटाएगा ना। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था, मैं क्या हूँ, वृद्ध मुसलमान, मतलब हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हाथी को लगा दिए, ठीक है ना, हाथी आपको बहा देगा, ठीक है। अलाउद्दीन के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक किया, लगभग 20 साल, ठीक है, इनका शासन काल रहा। और इनका मूल नाम अली गुस्सब था, जो मैं आपको बता रहा था पहले। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। बलबनी वंश का, गुलाम वंश का शासक था, आपको याद आ रहा होगा। उसने एक महल बनवाई थी जिसका नाम कौन महल था, लाल महल। चूंकि गुलाम वंश के सभी को अधिपत्य में ले लिया गया था, तो गुलाम वंश द्वारा स्थापित किए गए सारी चीजें किसके अंडर में चल रही थी, खिलजी वंश की। और खिलजी वंश का दूसरा राजा अलाउद्दीन खिलजी ने लाल महल में अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। इन्होंने इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किए गए इक्ता व्यवस्था को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। चूंकि मुसलमानों के प्रति बहुत समर्पित राजा था, इसीलिए इसने क्या किया, इक्ता पद्धति को भी क्या किया, एंगल से देख रहे हैं। अच्छा चाचा होना तुम, हाँ तो ससुर कैसे बनेगा, तो आप अपना सोचो ना ये बात, ठीक। तुम ये तो तार्किक बात हुआ कि क्या देखते हो इसके बारे में, हमको तो ठीक नहीं लगता है। बाकी तुम लोग का जो कंसेप्ट है वो कह सकते हो। अब इस पर बात पर ज़्यादा एक्सप्लेन करना एक धार्मिक विचारधारा पर आघात पहुंचाना है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक तर्क है वो ठीक नहीं है। हाँ हाँ हो सकता है यही प्रॉब्लम है ना। इम्पोर्ट करना होगा क्या फिर से, हाँ 7 नंबर पेज गायब है ना।